हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ऑल एग्जाम में। आज हम आधुनिक भारत का इतिहास जानेंगे 1905 से 1947 तक। इससे पहले अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम आधुनिक भारत का इतिहास एक कहानी के रूप में जानेंगे, जिससे कि हमें समझ में आए कि जो भारत को आज़ादी मिली वो किस प्रकार से मिली, कौन कौन सी ऐसी घटनाएं घटी जिससे हमें आज़ादी मिली और हमारे जो वीर जवानों ने किस प्रकार से देश के लिए आंदोलन किए। आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। इसके अंतर्गत बंगाल में हिंदू और मुस्लिम को बांट दिया गया, लेकिन इसके विरोध में ही 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। इसमें जो विदेशी वस्तुएं थी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की डेट रखी गई थी। लॉर्ड कर्जन द्वारा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की डेट रखी गई थी, लेकिन उससे पहले ही 7 अगस्त 1905 से ही स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। इसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी वस्तुओं के प्रति रुचि जताई गई। उसके बाद 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ। इसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस का विभाजन नरम दल व गरम दल में हो गया। सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। 1909 में मार्ल मिंटो सुधार एक्ट आया। आप लोगों के दिमाग में प्रश्न आया होगा कि इसे मार्ल मिंटो सुधार क्यों कहते हैं। तो इसका जवाब है कि जो मार्ले थे ये इंग्लैंड में भारत के सचिव थे और मिंटो भारत के वायसराय थे। इन दोनों के द्वारा ये सुधार लाया गया था, इसीलिए इसे मार्ल मिंटो सुधार एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसी में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस एक्ट के द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। तो ये 1909 का मार्ल मिंटो सुधार एक्ट के द्वारा। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आए अफ्रीका से, इसीलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद महात्मा गांधी ने अपना स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई। उसके बाद 1916 में ही लखनऊ अधिवेशन में नरम और गरम दल जो 1907 में सूरत के अधिवेशन में अलग हुए थे, वे फिर से एक हो गए। लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। ये भी क्वेश्चन आता है कि लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो अंबिका चरण मजूमदार थे। होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन या एनी बेसेंट व बाल गंगाधर तिलक द्वारा चलाया गया था। इसमें स्वराज की मांग की थी। इसी आंदोलन के द्वारा स्वराज की मांग की गई थी। बाल गंगाधर तिलक का एक कथन है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। उसके बाद गांधी जी का पहला जो आंदोलन हुआ वो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन बिहार में। यहाँ पर कृषकों से नील की खेती जबरन करवाते थे, इसीलिए गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किया और इसको उसने सफलता भी प्राप्त की। 1919 में रोलेट एक्ट आया। इसे ही ना अपील, ना दलील, ना वकील का कानून कहा जाता है। इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति को बिना किसी सबूत के ही शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। 1919 में ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे इंग्लैंड में और चेम्सफोर्ड भारत में गवर्नर थे, इसलिए इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है। रोलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला में इसके विरोध में लोग प्रदर्शन करने लगे। वहीं पर माइकल ओडायर ने गोली चलवाने का आदेश दे दिया। यह घटना इतिहास में जलियांवाला हत्याकांड के नाम से फेमस है। यह
13 अप्रैल 1919 को घटित हुई। उसके बाद गांधी जी ने जलियांवाला हत्याकांड के बाद गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन चालू कर दिया। लेकिन 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर में एक घटना घटी, चोरी चोरा कांड। इसमें लोगों ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें बहुत से पुलिस जलकर मर गए और कुछ घायल भी हुए। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास व जवाहरलाल नेहरू ने की। 1924 में बेलग्राम अधिवेशन, बेलग्राम कर्नाटक में एक स्थान है, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस ऐसा एकमात्र कौन सा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की, तो उसका आंसर हो जाएगा बेलग्राम अधिवेशन। 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ, इसमें अध्यक्ष सरोजिनी नायडू बनी। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन कांड हुआ, इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, उशफाक अल्लाह खां, चंद्रशेखर आदि लोग शामिल थे। इसमें एक ट्रेन को लूटा गया। 1927 में इंग्लैंड में ही साइमन कमीशन का गठन किया गया। साइमन कमीशन का गठन भारत में जो इस समय घटनाएं हो रही थी उनकी जांच के लिए एक गठन किया गया। लेकिन 1928 में साइमन कमीशन जब भारत आया, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइमन कमीशन सर्वप्रथम कहाँ पर आया था। ये बम्बई में आया था, यहीं पर काले झंडे दिखाए गए थे और इसका विरोध किया गया था। इसमें ही नारे लगाए गए थे, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ। इसी कमीशन के अंतर्गत लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज की गई थी, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई। 1928 में नेहरू ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। आगे हम बात करेंगे कि जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसे लागू क्यों नहीं किया गया था, तो यही 1932 में 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसी तिथि को यादगार बनाने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 दांडी यात्रा चली। इसमें ब्रिटिश ने नमक कानून लगाया था। इसी को तोड़ने के लिए 12 मार्च से 6 अप्रैल तक दांडी यात्रा चली, या कुल 24 दिन चली। उसके बाद नमक कानून तोड़ा गया। क्वेश्चन आता है कि नमक दांडी यात्रा कितने दिन चली, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 दिन। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिया महात्मा गांधी ने। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ और उसके कुछ समय बाद 23 मार्च 1931 को हमारे देशभक्त भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी दे दी गई। भगत सिंह के बारे में कहते हैं कि यदि गांधी उन्हें चाहते तो बचा भी सकते थे, लेकिन आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो जानेंगे कि गांधी जी और भगत सिंह की विचारधारा मैच नहीं करती थी। वो नरम दल के थे, वो गरम दल के थे। इसके बाद जब 23 मार्च 1931 को जब फांसी हो गई तो लोगों ने गांधी जी को काले झंडे दिखाए। 1931 में जब कराची अधिवेशन हुआ, इसमें महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए थे, क्योंकि लोग इसलिए दिखा रहे थे क्योंकि जो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दे दी गई थी, उनकी फांसी को महात्मा गांधी रुकवा नहीं पाए। इसके कारण उन्हें काले झंडे दिखाए गए। 1932 में पूना पैक्ट समझौता हुआ। यह गांधी जी व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ। यह यरवदा जेल में हुआ था, पुणे में। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। उस समय वायसराय लॉर्ड
लिन लिथगो थे। अकबर यूपी लेखपाल 2022 में क्वेश्चन आया था कि अगस्त प्रस्ताव के समय भारत का वायसराय कौन था, तो इसका आंसर था लॉर्ड लिन लिथगो। इसके बाद ही 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा गया। क्रिप्स मिशन ने कहा कि अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम तुम्हें स्वराज दे देंगे, लेकिन लोगों ने 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इसमें ही गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो, डू एंड डाई। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन में। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन किया गया। इसी के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत ही भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। इसका अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। सच्चिदानंद सिन्हा को इसलिए बनाया गया क्योंकि उस बैठक में ये सबसे वरिष्ठ व बुजुर्ग थे। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। अक्सर क्वेश्चन आता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे या अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने घोषणा कर दी कि एक ऐसा अधिनियम लाएंगे जिसके अंतर्गत भारत को स्वतंत्रता दी जाएगी। ये 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम लाएंगे, इसकी घोषणा माउंटबेटन ने की। उसके बाद हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया और संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया। संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। यह 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, क्योंकि इसके बारे में हमने आपको पहले ही बताया है कि 1930 में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। उसी तिथि को यादगार बनाने के लिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान को 2 महीने लेट लागू किया। फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।